हेलो दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो दोस्तों यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का पेपर है, यूकेपीएससी 2022 का ये पेपर है। और यह जो पेपर है ये है जेईई वाला जो हाल ही में हुआ था। इसका जो जीएस वाला पोर्शन है वो आपको डिस्कस करा रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर नंबर आज का हमारा ये 16 है। 20 पेपर दोस्तों आपको डिस्कस करा चुके हैं, कराने हमें 20 पेपर, जिसमें से 15 पेपर आपको कंप्लीट करा चुके हैं डिटेल व्याख्या सहित। आज का पेपर दोस्तों डिटेल व्याख्या सहित नहीं करेंगे। और डिटेल व्याख्या सहित इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोकस कल की इस क्लास में है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी एमसीक्यूज टाइप करने हैं। लगभग हमने 450 टाइप किए हैं और हमें लगभग 500 टाइप और क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसलिए हमारा फोकस कल की इस क्लास में है। तो आज की क्लास को हम ज्यादा लंबा नहीं होने देंगे। क्वेश्चन और आंसर इन दोनों फैक्ट पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है दोस्तों कल इसकी क्लास आएगी, इस वाली क्लास की जो 1000 एमसीक्यूज की है जीएस वाली। नहीं तो दोस्तों परसों तो डेफिनेटली ये क्लास आ ही जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन 1 है यहाँ पे कि निम्न में से, यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए और पूछा गया है यहाँ पे कि निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी जो रानी गाई डिन्यू जेलियांग है, इनको पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है। मणिपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है और पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 4। आपको ये सभी याद करने हैं, जो महत्वपूर्ण भाग है वो सभी आपको डिस्कस करने हैं। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपका काम बनता है कि आप इन सभी भागों को याद करें और समझे। उस लड़की का नाम बताइए जो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। तो 2021 में मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो उनका नाम था दोस्तों यहां पर जो हरनाज कौर संधू है, ऑप्शन नंबर डी, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 31 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 देखिए, पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, वन बेल्ट वन रोड किस देश द्वारा बनाई जा रही है? देखिए वन बेल्ट वन रोड काफी चर्चा में रही थी और यह जो बनाई जा रही है ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी जो चीन है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित है? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान शहर है वहां पर आपको मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है कौन सी राज्य सरकार हिंदी साहित्य गृहियों को आजीवन मासिक पेंशन देगी? कौन सी सरकार देगी? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो यहां पर सी है, हरियाणा सरकार, ये इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस टेनिस खिलाड़ी में से किसने सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम है वो खिताब जीते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपका जिम्मेदारी बनती है कि आपको अभी यहां पर जो जितने ग्रैंड स्लैम है 2022 के, उन सभी को याद करना है। किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया, किसने जीता है ओपन, किसने जीता है फ्रेंच, किसने जीता है ना यूएसए, किसने जीता है, तो इन सभी को आपको याद करना है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन बी है, राफेल नडाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहां पर पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर पूछा गया है और 9 यहां पर पूछा गया है कि संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी नवंबर 26 को मनाते हैं। और हॉर्नबिल जो यहां पर वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है, ये किस राज्य का है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी नागालैंड का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, 15 एक साथ है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर है जो 11वां है, पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 143 के तहत 143। एक बार शायद हमने आपको पहले भी डिस्कस करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन से दो शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे? तो दो शब्द दोस्तों जो हुए थे, तो उनमें से अगर यहां पर बात करें तो ये थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर होगा, यानी बात करें सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं?
तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं ये होते हैं 15। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22 टोटल होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और बाकी जो 7 होते हैं वो कहां से होते हैं, वह जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो विषयों की बात करें तो भारतीय संविधान की 11 अनुसूची में जो रखे गए हैं वह है 29 विषय। ऑप्शन नंबर सी है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों यह जो किया गया था, ऑप्शन नंबर जो यहां पर आप डी देख रहे हैं, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन डी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 16, 17, 18, 19 और 20। देखिए 18 का आपको पहले आंसर मिल गया है। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखिए दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल का पेपर था ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो उनके लिए था ये एलसी परिपथ, यानी जो यहां पर जो इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, अगर वहां पर क्या हो, अनुनाद की स्थिति हो, जब दोनों बराबर होते हैं तो उस स्थिति में जो होता है केवल रेजिस्टेंस काम करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि उसमें जो पावर फैक्टर का मान होता है वो केवल 1 होता है उस समय, जब ना तो एलसी हो, ना तो लीडिंग में जाता है, ना ही लैगिंग में जाता है, तो उस स्थिति में 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष बहुसदस्यीय संस्था बनी थी? तो भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष बहुसदस्यीय संस्था बनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1989। ऑप्शन ए यहां पर सही होता है। एमकेएस प्रणाली में प्लांक का स्थिरांक का मतलब क्या है? प्लांक कॉन्स्टेंट। देखिए प्लांक की बात करते हैं तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर यहां पे डी, यानी जूल सेकंड का। देखिए कुछ यहां पर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन थे, फॉरेस्ट गार्ड में शायद ही ये आए, केवल आप रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक तांबे में ये 1.6 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, किंतु किसी बिंदु से सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी है, 10 की पावर 26 है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, वैसे आपके काम का नहीं है, Q इक्वल टू IT से फॉर्मूला से निकल सकता है ये फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिकल का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा उसका सदस्य नहीं था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था, ये देखना है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लियाकत अली खान पाकिस्तान में चले गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहां पर होगा, लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 और 25। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक बताना है चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर, गोश, एम्पियर पर मीटर या फिर ऑस्टेड। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वह है ऑप्शन सी, एम्पियर पर मीटर। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 22। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो होता है 0, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है? देखिए दोस्तों ये साइंस के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 5-6 के आसपास। तो ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं कई बार। तो यहां पर इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी बामर श्रेणी यहां पर होगा। एस्करिक लंबिक्रोइडिस नामक जो का प्रचलित नाम क्या है? एस्करिस लंबिक्रोइडिस, इसका प्रचलित नाम क्या है? तो देखिए 24 की बात करें तो यह है ऑप्शन सी, यानी गोल कृमि को कहते हैं, गोल कृमि को एक्सरिस लंबिक्रोइडिस ये कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पचे हुए भोजन का अवशोषण का प्रधान अंग कौन सा है? पचे हुए भोजन का अवशोषण का प्रधान अंग कौन सा है? ये जनरल साइंस का है, ये सभी में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटी आंत, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। चलेंगे 26, 27, 28, 29 और 30 क्वेश्चन पे। देखिए कि सरीसृप युग कौन सा था? निम्नलिखित में से सरीसृप जो युग था वह कौन सा था? पैलियोजोइक, सिनोजोइक, मिसोजोइक और प्रोटीरोजोइक। क्वेश्चन नंबर 26 का। तो देखिए दोस्तों हमें आज आधे घंटे से कम समय में, लगभग आधे घंटे के आसपास इसे कंप्लीट करना है 100 क्वेश्चन को, इसलिए इसे जल्दी कर रहे हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो सरीसृप युग का सही आंसर ऑप्शन सी है, यानी मिसोजोइक। ध्यान रखिएगा, एक चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में दीमक का पोषी स्तर होता है। दीमक का परिपोषी स्तर कौन सा होता है? दीमक का। तो दीमक की बात करते हैं चारागाह परिस्थिति के अंतर्गत, ये आता है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। दीमक आता है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। मानस अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का मानस अभ्यारण्य। तो मानस अभ्यारण्य जो है ये है ऑप्शन नंबर यहां पर है, यानी बी, यानी असम में आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29,
रेगिस्तान में रहने वाले जंतु कहलाते हैं। जो रेगिस्तान में रहेंगे उन्हें कौन से जंतु कहते हैं? जलिया, बिलवासी, वृक्षाश्रयी या फिर मरुस्थलीय? तो बिल्कुल उन्हें मरुस्थलीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 30 है। निम्नलिखित में से किसको जीवित जीवाश्म माना जाता है? जीवित जीवाश्म किसे माना जाता है? तो जीवित जीवाश्म जो माना जाता है वो माना जाता है ल्यूमुलस को। किसे माना जाता है? ल्यूमुलस को। क्वेश्चन नंबर 31 है। 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब का प्रतिरोध कितना होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे आपके सिलेबस में शायद ही आए। वैसे एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू बराबर होता है भी आई से, आप इसे कर सकते हो भी आई से। देखिए पावर आपको दिया है, यहाँ पर पावर यहाँ पर है 100 वाट का, और आपको पहले यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, और वोल्टेज निकालने के बाद यानी अगर बात करें तो पावर है 100 वाट का, और यहाँ पर वोल्टेज भी दे रखा 220 वोल्ट का। तो यहां से आपको करंट निकल गई है, करंट की वैल्यू निकल गई ना सामान्य परिस्थिति में। और V इक्वल टू आई आर एक फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर, और तब R की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन आई। तो यहां से दोस्तों आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। वैसे हमारे सिलेबस में इतना शायद ही मुश्किल आए जो फॉरेस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 34 आपके आंसर दिख गया है, इसका आंसर देखना है। सिनकोना वृक्ष का कौन सा भाग मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये बेसिक प्रश्न है दोस्तों साइंस का, और बार बार एग्जाम में आता है। सिनकोना वृक्ष का, तो सिनकोना वृक्ष का जो प्रयोग किया जाता है वो छाल का प्रयोग किया जाता है। सिनकोना जो वृक्ष होता है ना, मलेरिया रोग में यूज होते हैं, छाल का इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेम कोशिकाओं में जो सभी कोशिकाओं में विभेदित हो सकती है, ये कौन सी होती है? स्टेम कोशिकाएं जो सभी कोशिकाओं में विभेदित हो सकती है, उसे कौन से कहते हैं? तो देखिए यह है इसका सही आंसर 32 का। तो देखिए दोस्तों यह है ऑप्शन डी, यानी भ्रूण स्टेम कोशिका, भ्रूण स्टेम कोशिका। क्वेश्चन नंबर 33 से पौधे की लंबाई से बढ़ती है, पौधे की लंबाई किससे बढ़ेगी? तो पौधे की जो लंबाई बढ़ती है दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर यहां पे सी, शीर्ष विभजोतक। देखिए शीर्ष, पौधे की लंबाई शीर्ष, ऐसे याद कीजिए, शीर्ष विभजोतक। क्वेश्चन नंबर 34 35 देखते हैं। 35 पूछा है कौन सी सबसे हल्की धातु है? देखिए दोस्तों यहां पर एक प्रश्न आपके लिए है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, यह भी बताएगा, और सबसे हल्की धातु की बात करें तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी लिथियम। लिथियम कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो पुराने एग्जाम होते हैं कि सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा है? कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का कठोरतम रूप है ऑप्शन सी, यानी हीरा। तो सी यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 37 38 से लेकर यहां पर है 41 42 तक। देखिए सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाने वाली आदर्श गैस कौन सी है? इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक जो यौगिक बनाने वाली आदर्श गैस है उसका नाम जीनोन है। क्या नाम है? जीनोन। ऑप्शन ए सही है। कृत्रिम वर्षा, यह सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, और कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग होने वाला जो यहां पर सामान्य रसायन है, इसका नाम है दोस्तों, जी हां, इसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन यहां पर है बी, यानी सिल्वर आयोडाइड। थर्मल पावर स्टेशन का मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन सा है? थर्मल पावर स्टेशन का मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन सा है? जो थर्मल पावर प्लांट होता है ना, जहां पे कोयले का यूज किया जाता है, तो इसमें जो सबसे मुख्य जो गैस है, प्रदूषक है, वो कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन डी, यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, SO2, ये यहां पर सही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ध्यान रखिएगा, सबसे गैसीय प्रमुख प्रदूषक है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक कौन सा है? बुलेट प्रूफ में देखो दोस्तों यूकेपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है, वो हर एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन कई बार साइंस की भी रख दे रहा है। पुलिस में भी उसने 2-3 रखे थे, यहां पर भी जो यहां पर जो उसका था पटवारी का, वहां पे भी रखा था, शायद आगे भी रख दे। तो बुलेट प्रूफ की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ऑप्शन सी, लेक्सन। ठीक है, लेक्सन यहां पे ध्यान रखिएगा। 41वां क्वेश्चन है कौन सा एक प्यूरिन क्षार है? प्यूरिन क्षार कौन सा है? तो प्यूरिन क्षार की बात करते हैं तो यह है ऑप्शन नंबर यहां पे डी, ग्वाइनिन। ग्वाइनिन। 42वां क्वेश्चन है एंजाइम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो एंजाइम शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था वह किया था ऑप्शन सी, यानी कोहने ने। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 43 44 45 46 47, कार्बन परमाणु स्वतः ही जुड़ने की क्षमता कहलाती है। ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन कि कार्बन परमाणु में स्वतः ही जुड़ने की क्षमता कहलाती है। अच्छा प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है।
और सही आंसर है इसका केटिनेशन, ऑप्शन ए सही है। पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, सामान्य ज्ञान का प्रयोग प्रश्न है। पानी का घनत्व तो सबसे अधिक कहां पर होता है, क्वेश्चन 44 का। तो पानी का सर्वाधिक जो घनत्व होता है दोस्तों, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सी गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार की तरह प्रयोग किया जाता था? तो रासायनिक हथियार की तरह प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग किया जाता था, कौन सी गैस का? तो देखिए इस गैस का नाम था मस्टर्ड गैस, ऑप्शन डी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखते हैं, गायत्री मंत्र संबंधित है किस भगवान से? तो गायत्री मंत्र की बात करें दोस्तों तो यह है ऑप्शन, जी हां ऑप्शन ए से सही है, यानी सवित से सही होगा। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम, देखिए दोस्तों झेलम का प्राचीन नाम क्या था ये आपको देखना है, प्राचीन नाम भी याद कीजिएगा। तो झेलम का प्राचीन नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बितस्ता। देखिए जो यहां पर है ना, बिपाशा ब्यास नदी का था, परोशनी की बात करें रावी नदी का था, अस्किनी की बात करें तो चेनाब नदी का था, और एक ध्यान रखिएगा वो कई बार आता है, वो आता है सदा नीरा। सदा नीरा, सदा नीरा किसे कहते हैं? सदा नीरा कहते हैं गंडक नदी को। और दृश्यवती की बात करते हैं तो किसे कहते हैं? घग्गर नदी को या सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 48, घग्गर नदी को कहते हैं दृश्यवती, ठीक है। किस सिख गुरु ने मशंद प्रथा प्रारंभ की थी? किस सिख गुरु ने मशंद प्रथा प्रारंभ की थी? तो यह जो प्रथा की थी, ऑप्शन नंबर जो आप यहां पे ए देख रहे हैं, गुरु अमरदास जी ने की थी। गुरु अमरदास जी ने की थी। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम था, ऑप्शन यहां पर है जो, जी हां ये था ऑप्शन सी यानी महेश दास, यहां पर सही है। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धहस्त था? तो औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र मुख्यतः बजाता था ये आपको देखना है। तो औरंगजेब जो बजाता था ना, वह था ऑप्शन सी, बीणा बजाने में यह माहिर था, ऑप्शन सी यहां पर सही है। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था, इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 52 से लेकर 53 तक है। गीता रहस्य यह किसने लिखी है? तो गीता रहस्य की बात करते हैं तो यह लिखी है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने यह लिखी है। क्वेश्चन 53 है कि कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? कई बार दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरके में जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर जो बी है, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी यहां पर सही है। देखिए दोस्तों ये साइंस के क्वेश्चन है, लेकिन जनरल साइंस के क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अम्ल सिरके, ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 54, 55, 57 तक देखिए, बक्सर का युद्ध जो यहां पर है, बक्सर का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनाध्यक्ष कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका नाम था ऑप्शन नंबर जो यहां पे आप बी देख रहे हैं, हेक्टर मुनरो, ये सही था। तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। 1843 के एक अधिनियम द्वारा भारत की किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो 1843 की एक अधिनियम के तहत भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो यह जो किया गया था, यह दासता को किया गया था, ऑप्शन सी यहां पर सही है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। क्वेश्चन 56 है, बंगाल में पबना विद्रोह, पबना विद्रोह होता है 1873 से लेकर 76 तक, यह किससे संबंधित था? तो पबना विद्रोह, देखिए दोस्तों यह जो था, यह था ऑप्शन ए यानी किसानों से। पबना विद्रोह का संबंध किसानों से था। पबना विद्रोह 1873 से लेकर 76 तक होता है और किसानों से संबंधित था। रस्त गोफ्तार यानी स्पीकर ऑफ ट्रुथ, देखिए दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट है, समाचार पत्र का संपादन किसने किया था 57 का? रस्त गोफ्तर, रस्त गोफ्तर की बात करें यानी इसे कहते हैं स्पीकर ऑफ ट्रुथ, और यह लिखा था दोस्तों ऑप्शन डी, दादा भाई नेहरू जी ने। किसका समाचार पत्र है? दादा भाई नेहरू जी का है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 58 से लेकर 61 तक है। हाथी दंत जो टस्क होता है ये परिवर्धित है। देखिए कुछ फैक्ट है दोस्तों, केवल रट लेने हैं। हाथी दंत है ऊपरी कृतंक, क्या है? ऊपरी कृतंक। तो ऑप्शन यहां पर ए सही है। अनुपस्थिति में रक्त का थक्का, रक्त का थक्का का मतलब क्या होगा?
तो रक्त का थक्का का मतलब आप समझ चुके होंगे, ये होगा विटामिन के, यानी ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। किसानों की आय दुगनी करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो किसानों की आय दुगनी करने का जो सुझाव दिया था, यह दिया था, जरा सोचिए, तो जी हाँ दोस्तों, यह दिया था ऑप्शन जो डी है, अशोक दलवी समिति ने दिया था। किसने दिया था? अशोक दलवी समिति ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को 3 बैंकों के विलयन में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पंजाब नेशनल बैंक। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि यहां पर जो आंसर की आपको दिख रहे हैं ना, ये प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल आंसर की नहीं है। एक दो क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, अगर इन क्वेश्चन में मिस्टेक की आवश्यकता होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दूंगा। फिलहाल तो दोस्तों इसका सही आंसर जो प्रोविजनल आंसर की है ऑप्शन डी, यानी ये था। एक दो क्वेश्चन डाउटफुल है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियां थी? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? तो मुद्रा योजना की बात करते हैं तो कितनी श्रेणियां बांटी गई थी? तो मुद्रा योजना में दोस्तों 3 श्रेणियां बांटी गई थी। कब बांटी गई थी? 3 श्रेणियां बांटी गई थी। मुद्रा योजना के बारे में पढ़ के जाना दोस्तों, और जो महत्वपूर्ण परियोजना है उस समय की, उसे भी देखना। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आता है, ये किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन जो सी है, यानी लॉर्ड लिटन के काल में। और लॉर्ड रिपन क्या करता है? इसे बाद में समाप्त कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 64 से लेकर आप चलते हैं यहां पर 68 तक। देखिए 64वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रत्याशी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम अंतर से चुनाव जीते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों इसका, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, मदन सिंह बिष्ट। देखिए दोस्तों, इन्होंने द्वारहाट से जीता था, और इनके जो विपक्षी थे उन्हें लगभग 17,500 के आसपास वोट मिले थे, और जो मदन सिंह बिष्ट थे इन्हें मिला था लगभग नहीं 17,700 के आसपास, और उन्हें 17,500 के आसपास। तो 100-200 के वोट से ये विजय रहे थे। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के, तो यह है एनके सिंह, ऑप्शन ए सही होगा। जीएसटी भारत में किस दिनांक से लागू होता है? तो देखिए यह होता है 1 जुलाई 2017 से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। भारतीय कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कितनी फसलों की सिफारिश की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। भारतीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है एमएसपी वाला, कितनी फसलों की सिफारिश की गई है? 2022 का करंट अफेयर था, और उस समय जो की गई थी वो 23 फसलों के लिए किया गया था। ऑप्शन ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 68 है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है सी, यानी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जारी की जाती है। देखिए दोस्तों, यहां पर उस आंसर की में यहां पर इन्होंने विश्व व्यापार संगठन कर दिया था, जो गलत था प्रोविजनल आंसर की में, लेकिन विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो देखिए प्रोविजनल आंसर की थी, उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। अगर कुछ क्वेश्चन में शायद 1 या 2 क्वेश्चन में हो सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन में मे बी, तो अगर होता है तो उसका आंसर पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। कौन सी एक डिवाइस को भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है? तो यहां पर दोस्तों ये काफी अच्छा प्रश्न है ये वाला भी, कि कौन सी एक डिवाइस को भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी, यानी गेटवे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है कि एक गोलाकार डिस्क छोटे गड्ढों यानी पिट्स को जलाकर बर्निंग रिकॉर्डिंग की जाती है। तो बर्निंग रिकॉर्डिंग जो होती है दोस्तों, ये होती है ऑप्शन डी, यानी ऑप्टिकल डिस्क में, यानी ऑप्टिकल डिस्क में। क्वेश्चन 71 है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इंपैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो नॉन इंपैक्ट की बात करते हैं तो यह है ऑप्शन नंबर, देखिए जो डेजी व्हील है और ड्रम प्रिंटर है, ये क्या है? ये इंपैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इंपैक्ट की बात करें तो यह है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी यहां पर सही है। इंटरनेट पर रियल टाइम ऑडियो और वीडियो चलाने को कहते हैं, इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो चलाने को कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों ऑप्शन सी, स्ट्रीमिंग। कई बार हम सभी ने ये शब्द कई बार सुना है, स्ट्रीमिंग इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है
कि कौन सा देश विश्व में सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो आयोग के आंसर की के अनुसार जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी यूक्रेन। और यूक्रेन काफी चर्चा में भी है, तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि देश में विश्व में सूरजमुखी का तेल का सबसे बड़ा उत्पादक यूक्रेन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 74, 75, 76 से लेकर 77 तक। देखिए दोस्तों, यहां पर 74वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक गढ़वाल परिवार राजाओं की राजधानी नहीं था। तो ये तो सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी यानी कोटद्वार यहां पर सही होगा। राशि मंडल की छठी राशि कौन सी है। अब ये क्वेश्चन किसी को भी ना आए शायद, जो शायद पंडित से संबंधित होंगे, पंडित से, तो उन्हें शायद मालूम हो ये क्वेश्चन कि राशि मंडल का छठी राशि कौन सी है। तो छठी राशि है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कन्या। क्वेश्चन नंबर, कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है। तो ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, यूकेपीएससी पता नहीं कितने बार रिपीट कर चुका है। बद्रीदत्त पांडे जी यहाँ पे सही है। और इस प्रश्न का दोस्तों आयोग ने ए माना है, लेकिन इस प्रश्न पे मुझे लगता है कि आयोग ने फाइनल आंसर के में से डिलीट किया होगा। कत्यूरी राजाओं का शासनकाल वर्तमान में उत्तराखंड के किस प्रभागों में से किस कालावधि में था। तो देखिए, इनका जो कार्यकाल था लगभग 6वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक था मुख्यतः, लेकिन यहां पर ऑप्शन में ऐसे कुछ भी नहीं है, तो शायद ये डिलीट हुआ होगा प्रश्न 77 वाला। देखिए 79 से लेकर 82 तक देखते हैं। जनपद नैनीताल में भुवाली सैनिटोरियम की स्थापना। तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ये होता है बी 1912 में। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ऑप्शन सी हर्षदेव जोशी जी को, यानी सी होगा। राजी जनजाति मुख्यतः पहाड़ के किस जनपद में पाई जाती है। तो राजी जनजाति की बात करते हैं तो देखिए टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा तो यहां पर नहीं है, जो पिथौरागढ़ होगा यही इसका सही आंसर होगा। भागीरथी अलकनंदा नदी का संगम, तो कितना सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। 83 से लेकर 86 तक क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब यह क्वेश्चन है दोस्तों, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नींबू सिट्रस परिवार के अधिकांश फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी यानी सी है। फूलों की घाटी किस जनपद में है। तो बताइए, बस ये क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, फूलों की घाटी किस जनपद में है। तो फूलों की घाटी भाई साहब कहां पर है, चमोली में है। शालीमार बाग, देखिए शालीमार बाग की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों शालीमार बाग है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। 87 से लेकर 90 तक है। उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो भाई साहब ये किसे नहीं मालूम होगा, ऑप्शन यहां पर सब जाएंगे डी पे यानी नित्यानंद स्वामी पे। पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी। कुछ शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पहली जो संपूर्ण जनगणना होती है ये 1871 में होती है, लॉर्ड रिपन के काल में। और क्वेश्चन नंबर यहां पर है, देखिए पूछा गया है कि उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या था। शिवानी का वास्तविक नाम क्या था। देखिए उनका नाम है गोरा पंत शिवानी, बोलते हैं ना गोरा पंत शिवानी, तो बी यहां पर सही होगा। कुमाऊं मंडल के प्रथम कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं मंडल के प्रथम कमिश्नर थे ई गार्डनर, ऑप्शन बी यहां पर सही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो यह कहते हैं ऑप्शन सी यानी सीपीयू को कहते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है, एंड्रॉइड, सी, आईओएस, सिम्बियन, कौन सा यहां पर भिन्न है। तो देखिए दोस्तों भिन्न की बात करते हैं तो देखिए आईओएस, सिम्बियन, एंड्रॉइड ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जो सी है ना, सी तो एक लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन बी ही यहां पर क्या होगा, गलत होगा, यानी भिन्न होगा। इंटरपोल का जनक किसे कहा जाता है, सॉरी इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन, टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट किलिंगक्यू, विंटन सर्फ। तो देखिए इंटरनेट का जो जनक कहते हैं वो कहते हैं विंटन सर्फ को। और यहां पर है कि कौन सा संचारण माध्यम नहीं है, संचारण का माध्यम कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों संचारण का माध्यम नहीं है टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम, और यहां पर है मॉडेम। तो संचारण का माध्यम नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों, इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, आयोग ने इसका आंसर डी माना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इस पे लग लेते हैं, डाउट पे रख लेते हैं। तो आयोग ने इसका आंसर डी माना था, जो यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की आई थी कि संचारण माध्यम नहीं है। तो देखिए संचारण माध्यम मॉडेम, माइक्रोवेव सिस्टम, कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइन।
तो जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न मान के चलिए, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होने वाला है। अगर डाउट होगा इस क्वेश्चन पे तो बता देंगे कमेंट बॉक्स में। 2016 से लेकर 2020 तक ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान शहर कौन सा है? तो जी हाँ, अगर 2016 से 2020 की बात करते हैं तो 16 तो होता है कहां पर? जी हाँ, ये होता है रियो डी जेनेरो में। 20 का होता है टोक्यो में। अब 24 की बात करते हैं, जो 24 वाला होगा ये कहां पर होगा? पेरिस में। फिर लॉस एंजलिस वगैरह अमेरिका में होगा, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 96, 97, 98, 99 और 100। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो देखिए, इनका नाम है रानी रामपाल। ऑप्शन बी ए सही है। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा पोलिंग स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो पोलिंग स्टेशन है वो गंगोत्री में है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार महिलाओं को, देखिए, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की पहचान में दिया जाता है? तो देखिए, यह दिया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी है, गीता चोपड़ा पुरस्कार। गीता चोपड़ा पुरस्कार यहां पर सही है। गलत ईयत का चयन कीजिए, बताइएगा जरा। एनसीईआरटी की बात करें, हरिनिकेश सेनापति। आईएसआरओ यानी इसरो की बात करें तो एस सोमनाथ। डीआरडीओ की बात करें तो सतीश रेड्डी। और यूजीसी की बात करें तो जगदीश कुमार। तो देखिए दोस्तों, यही इसका गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी की बात करें तो दिनेश दिनेश सकलानी जी है कुछ। क्वेश्चन नंबर 100 है कि क्लिप बोर्ड से डाटा के दस्तावेज को कॉपी करने को कहते हैं। तो कॉपी करने को दोस्तों कहते हैं ऑप्शन सी यानी पेस्ट यहां पर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये 100 क्वेश्चन थे और शायद एक दो क्वेश्चन पे डाउट हो सकता है, क्योंकि इसकी फाइनल आंसर की नहीं है। तो फिर भी दोस्तों, अगर दो क्वेश्चन पे अगर डाउट होता है, जैसे एक मॉडेम वाला हो सकता है और कुछ एक दो क्वेश्चन और थे वहां पे, अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर पिन कर देंगे। तो यह था दोस्तों एजेई वाला पेपर। इसका फाइनल जो यहाँ पर आंसर की है आयोग की वेबसाइट में नहीं मिली है, केवल प्रोविजनल आंसर की ही हमें मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों एक दो क्वेश्चन डाउटफुल है जरूर इसमें। तो फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर ये पेपर हो चुका है। और कल की क्लास की बात करें तो हमारी पूरी कोशिश है कि कल की क्लास में आपके लिए यहाँ पर जो हमारा टारगेट है, जो 1000 एमसीक्यूज वाला है, इसे आपके लिए लाएं। तो देखिए दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि कल आपके लिए क्लास लाएं। पूरी कोशिश होगी कि कल ही आपके लिए क्लास लाएं, नहीं तो दोस्तों परसों डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए आ ही जाएगी। अगर 500 या 550 क्वेश्चन आज टाइप नहीं हो पाए तो फिर भी दोस्तों पूरी कोशिश रहेगी कि आज ही टाइप हो जाए और कल हम आपको इसकी क्लास भी प्रोवाइड करवा दें। तो फिलहाल इतना ही है, मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और